लास्ट टाइम बच्चों हमने क्या किया था बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन कैसे शॉर्टकट में निकाली जाती है, स्टेरिक नंबर की कैलकुलेशन कैसे होती है, हमने हर तरह से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। और हाइब्रिडाइजेशन से शेप्स कैसे निकलती है वो हमने देखा। ठीक, तो वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। और कल का जो आपका टेस्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली, है ना बेटा। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी बेटा। कल के टेस्ट में अगर कोई डाउट है तो यू मे आस्क, मैं आपका ट्यूसडे को डिस्कस कर दूंगा। आप अपने व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और इसके आपको साथ ही मार्क्स भेज दूंगा बेटा। तो व्हाट्सएप पे कोई डाउट होगा, 3 क्वेश्चन थे सिर्फ उसमें। ठीक, तो अगर कोई भी डाउट हो उन तीनों में से तो जरूर पूछिएगा। क्लियर। अब देखिए बेटे, अब चलते हैं उससे आगे। व्हेन यू टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, देयर वर सम शॉर्टकमिंग्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बेटे आज का लेक्चर जो होगा वो हमें हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्टकमिंग्स, जो पिछली थ्योरी है, जितनी भी पिछली थ्योरीज हैं, जैसे हमने अभी तक बॉन्डिंग की थ्योरीज कौन कौन सी पढ़ी बेटा। सबसे पहले पढ़ी कौशल एंड लुईस थ्योरी ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक, उसके बाद आपने पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर आपने पढ़ी वेस्पर थ्योरी, फिर पढ़ी एक्साइटेशन एंड रीओरिएंटेशन की थ्योरी, फिर आपने पढ़ी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी। लेकिन बेटे इन सभी थ्योरीज में एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें से कोई भी थ्योरी मैग्नेटिक करैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल को नहीं बताती। इसको मैग्नेटिक करैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल को नहीं बताती। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक करैक्टर? देखो बेटा, कोई कोई मॉलिक्यूल आप देखते हो तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और कोई कोई मॉलिक्यूल जो होता है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, मैग्नेट उसको हल्का सा रिपेल करती है। समझ में आई बात? ये जो प्रॉपर्टी टुवर्ड्स मैग्नेट है ये अलग अलग है। देखो बेटा, जो भी चीज मैग्नेट की तरफ हल्की सी अट्रैक्ट होती है उसको अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे बेटा आपने लिक्विड ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लिया, लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर में अगर आप एक मैग्नेट को डिप करते हो और बाहर निकालते हो तो आप क्या देखोगे कि मैग्नेट के साथ ऑक्सीजन चिपक जाती है। ऑक्सीजन क्लिंग्स टू दैट मैग्नेट। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, यानी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। वहीं पर अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन का जार ले लेते और उसमें कहीं अपनी मैग्नेट को डिप करते हैं तो नाइट्रोजन विल नॉट एट ऑल क्लिंग टू द मैग्नेट, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है दैट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चे, तो इनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और उसी तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको हम ये कह सकते हैं व्हिच इज फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है व्हिच इज फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बेटे वो होता है व्हिच इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक। पर अभी तक जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी है उसमें से किसी भी थ्योरी ने हमें ये नहीं बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक क्यों हो सकता है। सो हमारे को ये बात तो पता ही चलनी जरूरी थी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। लेकिन एक खास बात, अभी तक जितनी भी थ्योरीज हैं उन्होंने बोला कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी तक सभी ने बोला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। अंदर के इलेक्ट्रॉन अनडिस्टर्ब्ड रहते। बेटे अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन अनडिस्टर्ब रहे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करे, तो बात ये आती इतना ज्यादा प्रॉपर्टीज का चेंज क्यों आ जाए। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, हाइड्रोजन हम लोग सभी जानते हैं इज कंबस्टिबल, हाइड्रोजन में आग लग सकती है। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर, ऑक्सीजन के बिना आग जलती नहीं है। ठीक, तो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर। पर मजे की बात है, जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो बनता है वाटर,
और वाटर इज एन एक्सटिंग्विशर, वाटर आग बुझाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाया करती हैं, ठीक, जब वो कंबाइन करते हैं। और इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज क्या सिर्फ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगा? क्या अंदर के एटमॉस्फेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा सच में? ये क्वेश्चन भी हमारे पास था, ठीक। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी उसमें इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल कैरेक्टर पे हम बेस्ड रहे। और आप अच्छे जानते हैं आज हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी मानते हैं और आज हम इलेक्ट्रॉन को वेव भी मानते हैं। आज हमें वेव कैरेक्टर भी पता है इलेक्ट्रॉन का, पता है कि नहीं? पर किसी भी थ्योरी ने अभी तक वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं किया। None of the theory explained wave character of electron till date, जो अभी तक पढ़ी है, till date नहीं, जो अभी तक पढ़ी है हमने, ठीक। तो वेव कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन का कैसे होगा, ये सब कुछ, ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, इन सब को दूर करने के लिए हमें एक थ्योरी दी गई बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। तो वी विल बी डिस्कसिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देखो बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर लिया, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर लिया, ड्यूअल कैरेक्टर लिया। अब मैं जब समझाऊंगा, आप पेपर पेन छोड़ के साइड में चुप करके सुनेंगे, आपको आसानी से एकदम से समझ नहीं आएगा। बस आप सुनते जाना। जब मैं आपसे पूछूं कि बेटा अब मुझे डाउट बताओ, तो बताना है, उससे पहले कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? क्योंकि इट इज अ स्टेप प्रोसेस, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक। तो हमेशा बेटा इसको थोड़ा ग्रेजुअली ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो बेटे आपको समझ नहीं आएगा बच्चे, ठीक। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट सर इज टॉकिंग और किस तरह से इसमें बन रहा है। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको सारा कुछ समझा सकूं। चलिए जी, अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहने से पहले इसके कुछ पोस्टुलेट है। इसके ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ऑफ सिमिलर एनर्जीज combined by a special method called as LCAO method to form a new set of orbitals called as molecular orbitals। तो पहला जो पॉइंट इसका आएगा, पहला पोस्टुलेट जो आएगा वो ये आएगा बेटा, ये कहता है atomic orbitals of combining elements joins by LCAO method। सबसे पहली बात आती है LCAO मेथड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय LCAO मेथड? बेटे LCAO मेथड का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। कहता है atomic orbitals of combining element joined by LCAO method, linear combination of atomic orbital methods to form a new set of orbitals, a new set of orbitals called as molecular orbitals।
called as molecular orbitals. यानी कहता है जब भी बॉन्ड बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल सारे, चाहे वो वेलेंस शेल के हो चाहे वो अंदर के शेल के हो, वो पास आते हैं सेम एनर्जी वाले और आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बना देते हैं जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ में आई बात? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटीज। ठीक, जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, ठीक, आफ्टर द फॉर्मेशन of molecular orbitals after the formation of molecular orbitals, atomic orbitals lose their identity. Atomic orbitals lose their identity. मतलब समझते हैं, मतलब ये है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं बेटा, ठीक, जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाते हैं, वो तो ज्वाइन करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। समझ में आई बात? अब देखिए अगली बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals joining. Number of atomic orbitals combining. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे बेटे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। जैसे बेटा हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, ठीक, मान लो तुम्हें H2 बनाना है, ठीक, इसमें दो H जुड़ेंगे, एक H जो होता है उसकी 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। से मैंने एक H को यहां लिखा, ये उसका एटॉमिक ऑर्बिटल था, दूसरे H का एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने यहां लिखे, यानी ये इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसमें भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है बच्चे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके ऐसे इन्होंने मान लो कंबाइन किया और एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है जी, ऐसे करके एक ऑर्बिटल ये बना। अब मैंने बोला कितने बनने चाहिए, जितने ऑर्बिटल ज्वाइन किए हैं उतने बनने चाहिए। एक ये बना, इसी तरह से एक ये बन जाएगा, और ये बीच में हमने जो बनाए ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, H2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल दो कंबाइन किए थे, उसके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं बेटा, ठीक। तो इसमें क्या है, अब हमारे पास सिर्फ इन्हीं की आइडेंटिटी रह गई है बच्चों। अब हमारे पास सिर्फ यही रह गए हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो खत्म हो चुके हैं, अब वो नहीं बचे, हमारे पास यही बचा है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे दो ज्वाइन किए थे, दो ही बने थे। सर ऊपर नीचे क्यों, वो आगे आएगा, समझ में आ जाएगा ऊपर नीचे क्यों बना है, ठीक, तो वो आगे बताऊंगा मैं आपको। पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ज्वाइन किए तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है बेटा। नाउ अगली बात देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फेड, electrons are fed in molecular orbitals using same rules of electronic configurations
that is of O principle, Pauli's principle, and Hund's rule। ठीक है बेटा, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो वही तरीके से भरने हैं, वही हमारे पास रहेगा जैसा कि बेटे हमारे पास हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। जैसे अब H2 में कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, अब 2H है ना बेटा, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 भरेंगे। तो कहां से शुरू करेंगे बेटा, लोएस्ट एनर्जी से शुरू करेंगे। तो लोएस्ट एनर्जी यहां है, हमने दोनों के दोनों यहां भर दिए। जब तक यहां इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे तब तक ऊपर जा ही नहीं सकते। यानी पहले ये इस साइड को जाते हैं ना, ऊपर को जाते हो बेटा, ये एक्चुअली एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल पहले लोअर एनर्जी में जाने चाहिए ना बेटे जी, पहले लोअर एनर्जी में जाने चाहिए और फिर हायर एनर्जी में जाने चाहिए। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 के 2 यहीं खत्म हो गए। समझ में आई? अब S और S के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया सिग्मा, और क्योंकि हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होते थे 1s, तो हमने इसको लिख दिया सिग्मा 1s। और ये इसी तरह का है, 1s से बना है, इसको सिग्मा स्टार 1s बोल देंगे। वो आगे चलो बताएंगे सिग्मा स्टार क्यों या ऐसा क्यों। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। अब इसमें ना अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की H2 की कॉन्फ़िगरेशन अब तुम क्या लिख सकते हो बेटा, सिग्मा 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो हाइड्रोजन H2 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई सिग्मा 1s2। इलेक्ट्रॉन सारे सिग्मा में है और 1s2 में है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब ये तो थे, उसके बाद atomic orbitals of comparable energies will be joining। atomic orbitals of comparable energies can combine। बेटे जिनकी एनर्जीज सेम होती, सिमिलर होती, सेम तो ना बोलूं, जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है सिर्फ वही कंबाइन कर सकते हैं। जैसे 1s के साथ कंबाइन कर सकता है, 2s के साथ कंबाइन कर सकता है। बेटे ऐसा नहीं होता कि 1s 2s से कंबाइन कर जाए, वहां एनर्जी का क्या आएगा, डिफरेंस। तो कंपेरेबल एनर्जी वाले जो होते हैं, ठीक, वो हमारे पास कंबाइन करते हैं। ठीक, कंपेरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हमारे पास कंबाइन करते हैं। नाउ द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशंस। कंबाइनिंग orbitals must have proper orientation। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटे, अगर कोई PZ कंबाइन कर रहा है तो वो किसी दूसरे PZ के साथ ही कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता बेटा PZ PX का कंबाइन कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जो एक की ओरिएंटेशन Z एक्सिस पे दूसरे के X एक्सिस पे कंबाइन कैसे करेंगे, एक की Y एक्सिस पे एक पे Z एक्सिस पे कंबाइन कैसे करेंगे। तो इनकी कंपैरिजन जो होना चाहिए वो सेम रहनी चाहिए, ओरिएंटेशन जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तभी आपस में कंबाइन कर जाते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? ये इसके कुछ चंद पॉइंट्स में लिखवाए, बाकी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक,
ये चंद पॉइंट्स लिखवाए, बाकी समझाऊंगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट खींच लो। अगर इसको लिखना है फटाफट से लिख लो। ओके, तो लेट वी स्टार्ट फर्दर। मिटा दो बच्चे सारा, जल्दी बोलो, चलो जल्दी, किसको लिखना है तो बता दो। देखो बेटे, ये पॉइंट्स दोबारा जगह जगह रिपीट होने, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट सिर्फ ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं बाय अ मेथड कॉल्ड एज LCAO मेथड, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। दूसरा बोलता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी। कहता है जब आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन ही गए हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, यानी they no longer exist, now they exist like this। फिर ये कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन के उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। जैसे यहाँ पे 2 कंबाइन के तो 2 ही बने हैं, 4 कंबाइन करेंगे 4 बनेंगे, 10 कंबाइन करेंगे 10 ही बनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूजिंग सेम रूल, वही रूल लगाने हैं, और वो प्रिंसिपल पॉलीज रूल और हुन्स रूल। अब वो प्रिंसिपल बोलता है पहले लोअर में अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी तो हायर मिल जाएंगे, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। क्लियर हो गया। और तीसरा बेटे हमारे पास क्या था, इसके बाद हमारे पास दूसरा था पॉलीज प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अंटिल, ओ सॉरी, पॉलीज प्रिंसिपल मतलब एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर बेटे, स्पिन मस्ट बी डिफरेंट एक ऑर्बिटल में। और हुन्स रूल कि अगर सेम एनर्जी वाले हुए तो पहले सिंगली फिल करेंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ कंपेरेबल एनर्जी वाले कंबाइन करते हैं जिनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती है। अब ये तो था बेटा हमारे पास, इसकी थ्योरी पार्ट को हमने थोड़ा सा किया। अब समझने की कोशिश करनी है। मैंने कहा बारी बारी समझ में आएगा, जब तक मैं पूछूंगा नहीं तब तक आप डाउट पूछेंगे नहीं और परेशान होंगे नहीं, क्योंकि ये ग्रेजुअली समझ में आता है। देखो बच्चे ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन छोड़ के जरा समझने की कोशिश करिए। देखो बेटा, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल करीब आते हैं और जुड़ करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते होंगे तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वेव्स भी करीब आती होंगी, ठीक है ना। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पास आए तो ऑब्वियसली उसके अंदर पड़े इलेक्ट्रॉन भी पास आए। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर वेव्स आल्सो, पार्टिकल भी है वेव्स भी है, तो इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आई। अब वो वेव्स कैसे पास आती हैं ध्यान दीजिएगा। ये मान लो हमारे पास एक एटम ए है और ये इसकी इलेक्ट्रॉन वेव है साई, ये ए की इलेक्ट्रॉन वेव है, ये एटम ए की, उसके अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन ए की वेव है। क्लियर हो गई बात। और हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा, वो ये कि हमारे पास एम्पलीट्यूड जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन वेव का, उसको हम लोग बोलते हैं साई, दैट इज वेव फंक्शन। तो ये साई ए है, ये साई ए है। अब बेटा देखो, एक फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस, वेव्स में इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस का मतलब कि एक दूसरे के एरिया में घुस जाना। जैसे बेटे मान लो आप ना तालाब के पास खड़े हैं, आपने एक पत्थर मारा तो रिपल्स बनते हैं तालाब में कि नहीं बनते भाई,
है ना। अब आपने क्या किया, एक पत्थर इधर मारा, साथ ही में दूसरा पत्थर इधर मारा, दो जगह रिपल्स बने। जब वे दो जगह रिपल्स बनते हैं तो वो एक दूसरे के एरिया में ओवरलैप कर जाते हैं। दे ओवरलैप इन द एरिया ऑफ ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग मच। दूसरी वेव को अफेक्ट किए बगैर भी, अफेक्ट भी होती है वेव और कई बार नहीं भी होती है, ठीक, बट वो एक दूसरे के एरिया में चले जाते हैं। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। समझ रहे हो मेरी बात? यानी जैसे आप किसी और के काम में इंटरफेयर करते हैं ना बेटा, है ना, किसी और के मामलों में इंटरफेयर करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी एक वेव दूसरे वेव के एरिया में चले जाती है, उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। उससे कई बार वेव की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, कई बार नहीं भी होती है। ठीक है बच्चे, वो डिपेंड करता है कि वेव कैसे गई। तो दो एटम जब क्लोज आए तो उसके अंदर पड़े हुए एटॉमिक ऑर्बिटल क्लोज आए होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आए होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन की वेव्स क्लोज आई तो वो दो तरह से क्लोज आ सकती है। कैसे? एक ऐसे हो सकता था कि ये हमारे पास दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेव ऐसे है कि क्रस्ट और ट्रफ दोनों वेव्स के कोइंसाइड कर रहे हैं। इस वेव का ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है साई बी। ये दो वेव्स इलेक्ट्रॉन की जो पास आई ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। और देखो यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ कोइंसाइड कर रहे हैं। जब भी हमारे पास ये कोइंसाइड करेंगे इसको बोलेंगे इन फेस वेव। इन फेस वेव। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स पास आए यानी उनकी वेव्स पास आई तो ऐसा हो सकता है कि इन फेस पास आए, यानी उनके क्रस्ट और ट्रफ क्या कर रहे हो, कोइंसाइड कर रहे हो। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके क्रस्ट और ट्रफ कोइंसाइड ना करते हो। तो एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन वेव पास आती है तो ये मान लो हमारे पास ये एक ए एटम है, ठीक, और इसका ये वेव एम्पलीट्यूड जो है वो साई बी है, ठीक है जी। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, ठीक, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है बेटे, उसका इस तरह से करके है। अब देखो बेटा यहां पे क्रस्ट और ट्रफ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑपोजिट चल रहे हैं। अगर ये साई ए है तो ये साई बी है। यहां पे क्रस्ट और ट्रफ आर नॉट corresponding to each other, not coinciding to each other, so these are called as out of phase waves. Out of phase waves, इसको अपन आउट ऑफ फेज वेव्स बोल देते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज वेव्स, ठीक। तो कहने का मतलब जब भी दो एटम क्लोज आते हैं ना बच्चों, जब भी दो एटम क्लोज आते हैं, ठीक, तो उसके पड़े इलेक्ट्रॉन पास आते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन वेव जब पास आती है दो तरीके से पास आ सकती है, या तो इन फेज पास आएंगे या वो आउट ऑफ फेज पास आएंगे। क्लियर? अब जब ये इन फेज पास आती हैं तो ये वेव्स जब एक दूसरे में इंटरफेयर करती हैं तो इसका एम्पलीट्यूड एक वेव दूसरे वेव को स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि दोनों का क्रस्ट पे कोइंसाइड कर जाएगा, ट्रफ पे कोइंसाइड करेगा, तो एक वेव दूसरे को स्ट्रेंथन करेगी। स्ट्रेंथन करने का मतलब क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड, रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इन दोनों के मिलने से जो वेव बनी, इन दोनों के मिलने से जो वेव बनी बेटा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। बेटे अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी वेव्स में इंटरफेरेंस तो हुई और इंटरफेरेंस होने से उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो ऐसे को बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और अब ये जो हमारे पास आया होगा एम्पलीट्यूड, ये अब एटम का नहीं है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर का वेव एम्पलीट्यूड है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वेव्स आपस में कंबाइन की तो एम्पलीट्यूड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना होगा वो आ जाएगा, दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वहीं पर ऐसा भी हो सकता है बेटा, जब ये वेव्स ऑपोजिट चलती हैं, आउट ऑफ फेस होती हैं, तो देखो क्रस्ट ट्रफ को डिमिनिश करेगा, ट्रफ क्रस्ट को डिमिनिश करेगा, उसकी वजह से वेव जो होगी, उसकी वेव जो होगी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब उसका एम्पलीट्यूड, वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा बेटे, ऐसे करके कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कम हो गया, तो ऐसे को अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ऐसी इंटरफेरेंस हुई जिससे वेव डिमिनिश हो गई, कम हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने बोल दिया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब दो इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आती हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन वेव दो तरह से पास आ सकती हैं, या तो इन फेस पास आएंगी या आउट ऑफ फेस पास आएंगी। अगर इन फेस पास आई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, आउट ऑफ फेस पास आती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से एडिशन ऑफ वेव फंक्शंस हुआ करता है, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन हुआ करता है। यानी ये जो साई है वो आपस में एक्चुअली ऐड हो गए हैं, यानी साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। ठीक, तो अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो वेव फंक्शन में एडिशन होती है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो वेव फंक्शन में सब्ट्रैक्शन हो जाया करती है, सब्ट्रैक्शन इन वेव फंक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शंस। ठीक, साई स्टार ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि अलग तरह का है तो उसको स्टार लिख देते हैं, तो साई स्टार ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज साई ए प्लस माइनस साई बी, यानी यहां सब्ट्रैक्शन हो जाती है। तो होता क्या है, जब दो वेव्स पास आती हैं, ठीक, वो दो तरीके से पास आ सकती हैं, या तो उनका क्रस्ट एंड ट्रफ कोइंसाइड करेगा, और या फिर क्रस्ट एंड ट्रफ कोइंसाइड नहीं करेगा, ऑपोजिट होगा। अगर क्रस्ट एंड ट्रफ कोइंसाइड करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, नहीं करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एडिशन होगी वेव फंक्शन की, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से सब्ट्रैक्शन होगी वेव फंक्शन की। ठीक, अब बेटे एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, गिव राइज टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग MO, MO क्या है यहां पर, बोलो MO क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब बेटा हमेशा, जैसे अगर मान लो ये है हमारे पास, ये S ऑर्बिटल है, ये कोई S ऑर्बिटल है बेटा, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये इसके लोब का साइन है। आप बोलोगे सर लोब का साइन, मैंने आपको समझाया था, जैसे P की दो लोब्स होती हैं, प्लस भी होती है माइनस भी होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, लेकिन S की कोई लोब नहीं होती, इसको हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। इसके बीच में एडिशन हुई है, एडिशन का मतलब ये आपस में कंबाइन किए हैं,
कंबाइन करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाए हैं लाइक दिस। ठीक, अब ये जो है ये सिग्मा 1s है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना बेटा, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसा बना? सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ये। जब दो s ज्वाइन किए हैं तो सिग्मा 1s जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर बना है, ये उसकी शेप है सिग्मा 1s की। सिमिलरली बेटे ये जो s है that can also combine with p, ठीक है जी, ये p से कंबाइन कर सकता है, और जब ये p से कंबाइन करेगा तो ऐसे ओवरलैप होगा। प्लीज सी दिस बेटा, याद रखना सेम साइन की लोब्स तो ओवरलैप कर जाती हैं, बट ऑपोजिट साइन की लोब्स कभी भी ओवरलैप नहीं करती हैं बच्चों। ठीक, सेम साइन की लोब्स तो ओवरलैप कर जाती हैं, तो इससे हमारे पास ऑर्बिटल कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा पॉजिटिव लोब, ये हो जाएगी नेगेटिव लोब। तो ये आपके पास क्या बन गया? S और P का सिग्मा बॉन्ड बन गया। किसका? S और P का सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्लियर? अगर S और P आपस में कहीं ज्वाइन करें, हालांकि मैंने आपको बताया है कि S और P ऐसे मिक्स एक्चुअली होते नहीं ना। ठीक, तो sp मिक्सिंग, इसको बोलेंगे sp मिक्सिंग ऑर्बिटल्स, जहां होती है वह बता दूंगा। ठीक है जी, ये sp मिक्सिंग कहलाती है। वहीं पर देखो बेटा, p और p भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, पर ये ध्यान में रखना सेम साइन की लोब्स कंबाइन करती हैं, यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव कंबाइन करेगा, नेगेटिव्स के साथ नेगेटिव कंबाइन करेगा। तो जब ये ओवरलैप करेंगे, जब ये ओवरलैप करेंगे लाइक दिस, ठीक, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, तो इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब ये बन गया सिग्मा p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन गया? सिग्मा p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी, उसी तरह से p में साइडवाइज ओवरलैप भी पॉसिबल है, तो ये हमारे पास ऐसे भी जुड़ सकता है, ये दोनों, और हमारे पास इस तरह से ओवरलैप हो जाए, जिसके रिजल्ट में एक क्लाउड यहां ओवरलैप का आया, ये पॉजिटिव क्लाउड है, और एक यहां आया, ये नेगेटिव क्लाउड है। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया पाई बॉन्ड बना है, ये पाई p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप है। दिस इज द शेप ऑफ पाई p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ में आया कि नहीं? और ये जो बीच में यहां पे जगह बची है खाली, यही तो नोड है। दिस इज नोड। इसलिए ये बोला जाता है कि पाई ऑर्बिटल्स में जो नोड होता है वो मॉलिक्यूलर प्लेन पे होता है। नोड इज एट मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। आप देखो ना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी और वहीं पर नोड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां तो ये वाला भरा, ये वाला ओवरलैप किया, यहाँ ये वाला, और यही बनने हैं आगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं बेटे, वो इस तरह की शेप के होते हैं। इनकी सबकी शेप मैं करवाऊंगा आगे। ठीक, कौन सा कैसा होता है, ओवरलैप्स कितनी तरह के होते हैं, वो तो आगे करवा दूंगा मैं। दिस इज जस्ट एन आइडिया कि जब हमारे पास दो वेव्स इनके पास आई, उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, तो वेव फंक्शन में एडिशन हुई, जिससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये है, ये है, ये है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने बेटा। क्लियर? वहीं पर जब आउट ऑफ फेज पास आती तो सब्ट्रैक्शन होती है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो इट गिव राइज टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एक स्पेशल तरह के ऑर्बिटल देते हैं जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। वो कैसे बनते हैं देखो ध्यान से, इधर ध्यान देना बस। ये एक है एस, बीच में है माइनस, सब्ट्रैक्शन होनी है ना भाई, तो बीच में माइनस। देखो ये न्यूक्लियस नहीं है, ये लोब का साइन है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगले वाला लोब प्लस होगा, पिछले वाला माइनस होगा। बेटा सिर्फ सेम साइन की लोब्स कंबाइन करती हैं, ऑपोजिट साइन की लोब्स कंबाइन नहीं करती। तो अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास इस तरह का ऑर्बिटल बनेगा। देखो ध्यान इधर देना, मैंने कहा चेपना नहीं है, बाद में करते रहेंगे चेप छिपाई, ठीक। अभी सिर्फ समझने की बारी है, चेपना बाद में कर लेंगे। ये मान लो कि न्यूक्लियस हो गए और ये प्लस और ये माइनस। अब ये जो बना इसको बोला सिग्मा स्टार एस, 1s की जगह सिग्मा स्टार एस, ठीक है जी। ऐसे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। इसमें ये जो रीजन बीच में आता है खाली, ठीक, ये रीजन जो है इसको नोड बोलते हैं। नोड वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो जब भी एंटी बॉन्डिंग होता है तो नोड बनता ही बनता है, क्योंकि वो आपस में कंबाइन न करके दो अलग अलग क्लाउड रहते हैं, ठीक। अब उसी तरह से अगर मान लो P और P आपस में कंबाइन कर रहे होते, ये प्लस ये माइनस, यहां बीच में माइनस, मान लो ये प्लस और ये माइनस, सी माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो अगली लो माइनस और पिछले वाली प्लस उल्टी हो जाएगी। तो इसकी वजह से ऐसे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, ठीक। ये ऑपोजिट साइन की लोब्स जो है ये कंबाइन नहीं करती है बच्चों, तो ये बन गया सिग्मा स्टार पी। एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल ऐसे दिखाई देंगे और बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल ऐसे दिखाई देंगे, ठीक। उसी तरह से जब इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, बीच में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है तो भैया इसमें साइन चेंज हो जाएंगे पीछे वाले के। जब साइन चेंज होंगे तो देखो ये वाला लोब इधर बनाया मैंने प्लस, ये वाला इधर बनाया माइनस, ये वाला इधर बनाया प्लस का, अब क्या हो गया माइनस, और ये वाला इधर बनाया, इधर क्या हो गया प्लस। क्योंकि साइन ऑफ लोब्स उल्टे हो गए थे इसलिए ऑब्वियसली वो कंबाइन नहीं करेंगे बेटा, समझ में आई बात। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये आ गया पाई स्टार पी, ऐसे पाई स्टार पी बनेगा। अब पाई स्टार पी में एक देखो नोड पाई में एक तो होता ही होता है, ये पाई में एक नोड तो होता है, पर इसमें एंटी बॉन्डिंग की वजह से ये एक्स्ट्रा नोड यहां पे बन गया, इस पर्टिकुलर एरिया पे जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रही, यहां बीच में। तो हमने क्या देखा कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अभी मैं पूछ नहीं रहा हूं, अभी ध्यान से समझाऊंगा मैं। अब बेटे हम ये जानते थे कि साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में चीख चीख के मैंने पढ़ाया कि साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। किसका होता है, साई स्क्वायर का। अगर साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होता, हमने यहां पे क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड को स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आया, साई स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना आता है, तो साई स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। यही होगा ना बेटा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो यहां लगाया। अब साई स्क्वायर क्या होता था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की पॉसिबिलिटी। कितना मजा आया, यहां से ये पता चला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी का सम कर दो तो भी इतने अमाउंट से ज्यादा है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is more in molecular orbitals than in atomic orbitals by this much value. ये A की प्रोबेबिलिटी है बेटा, ये B की प्रोबेबिलिटी है। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये A की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, B की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। इन दोनों को जोड़ भी दो तो भी इतना अमाउंट और बढ़ गया। उससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसकी निकली? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी के सम से ज्यादा होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बेटा पॉसिबिलिटी उसमें ज्यादा तभी हो सकती है अगर उसकी एनर्जी कम हो, वो ज्यादा स्टेबल हो, है ना भाई? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron in bonding molecular orbitals is more. Probability of finding electrons, probability की spelling देख लेना, probability of finding electron bonding molecular orbitals is more. Therefore, energy of bonding molecular orbitals is less than atomic orbitals. Therefore, energy of finding electron in bonding molecular orbital is energy जो है bonding molecular orbital की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, atomic orbital की ज्यादा होगी, क्योंकि molecular orbital में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वैसे यहां पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पे भी कर लेते भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो साइज स्टार ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। इसको भी फॉर्मूला लगा दिया, तो साई स्टार ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए बी। बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां माइनस। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी का सम कर दो तो इतने अमाउंट से क्या हो गई? कम, डिक्रीज हो गई। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी of finding electrons in anti-bonding MOs, molecular orbitals is less। और ये लेस कब हो सकता है? जब वो लेस स्टेबल हो। लेस स्टेबल मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा हो। Therefore, energy of anti-bonding molecular orbitals is more than atomic orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है। अब हम इस थ्योरी को पूरे को समझते हैं। अभी तक कुछ समझ नहीं आया होगा, अब समझना। देखो ये सारा मैंने लिख तो दिया, अब समझना। कहा जब दो एटम क्लोज आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी क्लोज आते होंगे, और एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं लीनियरली टू फॉर्म
molecular orbitals, to form molecular orbitals, and this linear combination of atomic orbital is the method to combine orbitals. अब जब ऑर्बिटल कंबाइन करते तो उनके अंदर की इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आती हैं। जब इलेक्ट्रॉन वेव पास आती है, अगर वो इन फेज पास हुई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, आउट ऑफ फेज पास आई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव से एडिशन होता है वेव फंक्शन का, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी के सम से ज्यादा होती है। इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती हो। वहीं पर अगर ये आउट ऑफ फेज पास आते हैं तो उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी उनकी वेव डिमिनिश हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। उससे हमारे पास क्या होता है, सबट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन होती है। सबट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन से एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिटल बनते हैं जिनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एन एडिशनल नोड इज फॉर्म्ड, एक एडिशनल नोड बन जाता है। नोड इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। और बेटा हमारे पास यहाँ दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं। बेटे हमेशा सेम साइन की लोब्स कंबाइन करती हैं, ऑपोजिट साइन की लोब्स कंबाइन नहीं करती। वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकती हैं, बॉन्डिंग नहीं बना। ठीक, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी के सम से इतने अमाउंट से कम होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग is less than that of atomic orbitals, and that is only because its energy should be more. So anti-bonding की एनर्जी ज्यादा होती है और बॉन्डिंग की कम होती है। अभी पीछे मैंने आपको एक जगह पे हाइड्रोजन के डायग्राम को समझाया था, उसमें एक ऑर्बिटल नीचे बनाया था, एक ऊपर बनाया था। तो नीचे वाला कौन सा था, बॉन्डिंग, ऊपर वाला कौन सा था, एंटी बॉन्डिंग। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि पिछली भी चलेगी। अब मेरे को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने आपको बोला, एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब पास आते हैं जिनकी एनर्जी लगभग सिमिलर होती है, अलग अलग एनर्जी वाले कंबाइन नहीं करते, सिमिलर एनर्जी जिनकी होती है वो आपस में कंबाइन करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाया करते हैं। ठीक है जी। अब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास आके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए तो उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स भी पास आएंगी। जब उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आएंगी तो इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आने से इन फेज अगर पास आई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आउट फेज पास आई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से सबट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा यानी उसकी एनर्जी कम, और एंटी बॉन्डिंग की हमारे पास क्या होती है, ज्यादा एनर्जी। ठीक, यानी कि एनर्जी ज्यादा, प्रोबेबिलिटी कम। अब पूछो कोई क्वेश्चन इसमें पूछना चाहते हो तो क्विकली। सर इसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि कब इन फेज आएंगे और कब आउट फेज? नहीं बेटा, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं बच्चे। These are actually two possibilities. We cannot say ना भी कब आएंगे कब नहीं। हम तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। There is no particular condition. जब इलेक्ट्रॉन्स पास पास आए तो हम कुछ नहीं बता सकते बेटे, वो तो हम प्रोबेबिलिटीज बना के रख देंगे। जैसे देखो बेटा, एटम के आसपास हमने कुछ प्रोबेबिलिटी रीजन बना दिया जिसको हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिटल्स बोल दिया। अब हम उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम एक प्रोबेबिलिटी बनाएंगे किसकी, बॉन्डिंग की, दूसरी बना देंगे एंटी बॉन्डिंग की। वो आगे मैं करवाऊंगा, एमओडीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आगे करवाने हैं मेरे को। ठीक, पर इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती मेरी। ठीक सर जी। सर ये आप एंड में हाइड्रोजन के बारे में क्या बता रहे थे, सुन नहीं पाया था मैं। आएगा, हाँ जी, एंड में क्या बता रहे थे? अरे आगे आएगा अभी यार। अच्छा
और बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम्स टू एनीबडी? ओके, तो आपने ये सब लिख लिया होगा। आप नहीं लिखे हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। लिखना चाहते हो लिख लो, स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो फटाफट से खींच लो। बोलो बच्चे, मिटा दूं? यस और नो? यस सर। Sir, 2 minutes. चलिए, अब बेटे बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एओ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, अब देखो बेटे आगे हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं बेटा। ठीक, देखो सबसे पहले मैं आपको बना के बताता हूं H2, H2 1 पॉजिटिव और H2 1 नेगेटिव का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैं सबसे पहले बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखो बेटे इसके लिए सबसे पहले तो अपन H लिखेंगे। H की कंफिगरेशन होगी 1s1, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने एक हाइड्रोजन यहां लिखा एटॉमिक ऑर्बिटल उसका, और दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल यहां लिखा। एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहां पर हमारे पास 1s1 इसमें आया, एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां 1s1 यहां आया, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके इट विल गिव अ सेट। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन के तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से एक जो है वो बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, मैं नीचे दिखाया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनना। ये एंटी बॉन्डिंग को बेटे अपन सिग्मा स्टार से शो करेंगे। एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। थोड़ा सा खास ख्याल रखना, मैंने इतना ख्याल नहीं रखा, जितना एनर्जी यहां से यहां ऊपर होगी उतनी एनर्जी ही यहां से यहां नीचे होगी। दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक, जितनी एनर्जी यहां से यहां ऊपर उतनी एनर्जी यहां से यहां नीचे। दोनों का डिस्टेंस जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। मैंने थोड़ा ध्यान कम रखा है, आप ध्यान पूरा रखना इसका। ठीक, और ऊपर को जाते हुए बेसिकली एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इस साइड जाते हुए एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े थे 1s वाले, और उन्होंने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, एक बॉन्डिंग 1s एक एंटी बॉन्डिंग 1s। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग को दिखा रहा है। अब हमारे पास यही ऑर्बिटल रह गए, ये नहीं हुए।
ये जब जुड़ गए खत्म हो गए, अब सिर्फ यही है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा हमारे को? 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और हम कौन से रूल लगाएंगे? हम वही रूल लगाएंगे बेटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां सबसे नीचे यहीं आ गए, इसलिए H2 की जो कॉन्फ़िगरेशन आई उसको बोला सिग्मा 1s2। क्या बोला? सिग्मा 1s2। तो ये पहला हमारे पास बना एमओडी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब तुम्हें समझ में आया होगा कैसे बॉन्डिंग, कैसे एंटी बॉन्डिंग। अगला देखते हैं। अगला क्या है कि जैसे H2 1 पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली एक तो H होता होगा और एक H पॉजिटिव होता होगा। एक H होता होगा, एक H पॉजिटिव होता होगा। ठीक, ये तो श्योर ही है, तभी तो एक पॉजिटिव आया। अब H पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास? अगर मैं H की कॉन्फ़िगरेशन बोलूंगा 1s1, और अगर H पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन बोलूंगा तो क्या? 1s0। खाली एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में चला गया भाई। अब जब ये जुड़ेंगे, 2 ऑर्बिटल जुड़े तो 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे। एक ये बन गया, इसको बोला सिग्मा 1s, और सिमिलरली एक ऊपर बन गया जिसको बोला गया सिग्मा स्टार 1s। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? एक ही तो है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। इसलिए जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, H2 1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, वो हो गई सिग्मा 1s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई। अब आ जाते भाई H2 1 नेगेटिव की डायग्राम बना के देखते हैं। H2 1 नेगेटिव का डायग्राम बना के देखते हैं वो कैसे बनेगा। देखिए H2 1 नेगेटिव में एक तो हमारे पास H है, H का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ऑब्वियसली एक H नेगेटिव होगा, H नेगेटिव का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब H की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1 और एक H नेगेटिव जुड़ रहा होगा, तभी तो प्रॉपर H नेगेटिव है। तो एक H नेगेटिव जुड़ रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटे? H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 नेगेटिव मतलब एक और ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो यहां हमने ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। क्लियर जी? अब ऑब्वियसली उसी तरह से ठीक, ये बन गया सिग्मा, क्या बन गया? सिग्मा 1s। और सिमिलरली ऊपर चले गए, ये बन गया सिग्मा स्टार 1s। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा इसमें? 3 भरने हैं। तो 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब आई होगी वो होगी सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। बोलो बेटा, डायग्राम बनाने समझ में आया कैसे बनाए हमने?
अनीश क्या क्लियर नहीं है यार? व्हाट? ये H2 दो नेगेटिव वाला atomic समझ नहीं orbitals में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार रादर। व्हाट इज नॉट क्लियर? सर H2 नेगेटिव वाला, हाँ जी, सर H2 नेगेटिव वाला क्लियर नहीं हुआ। अरे H2 नेगेटिव में एक H है एक H नेगेटिव है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ज्वाइन किए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, इलेक्ट्रॉन एक और दो तीन, तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दो यहां एक यहां, भर गए, खत्म। समझ में आया? यस सर। तो ऐसे करके हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक, अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ठीक, अभी बहुत सारे करवाने, एक आधा थोड़ी है, दुनिया में बहुत सारे हैं। अब इससे और चीजें समझनी है पहले, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहली बात ये हमने बोला था कि भैया यहां से मैग्नेटिक करैक्टर भी हमें बताना है कि कोई चीज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ध्यान देना इधर, अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पे दिखाई देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, feebly attracted by magnetic field, by magnetic field, feebly attracted by magnetic field। वहीं पर अगर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, so that means diamagnetic substance, that means a diamagnetic substance। अब diamagnetic का मतलब होता है which is weakly repelled by the magnetic field, weakly repelled by मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करती है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जिसको अट्रैक्ट करती है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इधर देखूं, अब ये नहीं देखने हैं, सिर्फ यही देखने हैं बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रह गए, ये बचे नहीं। इसमें क्या कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा, यानी हाइड्रोजन इज डायमैग्नेटिक। क्या यहां कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यहां नहीं देखना है, सिर्फ यहां देखना है। ऑब्वियसली देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, अब यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम्हें जिसका पेयर ना बना हो? ऑब्वियसली ये है, तो दिस इज ऑल्सो अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसे देख लेना है, जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, वो कैसा होता है बेटा? वो डायमैग्नेटिक होता है। जहां अनपेयर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ठीक, पेयर्ड का डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड का पैरामैग्नेटिक। अगली बात यहां से क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर? बेटे बॉन्ड ऑर्डर का एक्चुअल मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एक्चुअल मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? वो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स divided by 2, bonding electron minus anti bonding electron divided by 2।
जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसमें से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जैसे यहां बॉन्डिंग में कितने हैं, ये बॉन्डिंग है ना भाई, ये बने बॉन्डिंग, नीचे वाले इससे नीचे वाले बॉन्डिंग है, और इससे ऊपर वाले कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग एमोज है, स्टार वाले। तो बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे पास, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर हियर इज 1, यानी यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा, देखो यहां पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1/2, दैट इज 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। मतलब इसमें कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, मतलब क्या, इसमें कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, ठीक है, पार्शियल बॉन्ड होगा इसमें। बेटा पार्शियल बॉन्ड आयंस में होता है, आयंस में पार्शियल बॉन्ड हो सकता है, और दूसरी बात ये भी हो सकती है, एक फिनोमिना आगे जाके कभी पढ़ेंगे, रिजोनेंस, उसमें रिजोनेंस, जहां कहीं रिजोनेंस होती वहां पे भी पार्शियल बॉन्ड आ जाता है, पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। एनी हाउ, अब यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। यहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 डिवाइड बाय 2, तो 1/2, यानी ये भी हमारे पास 0.5 हो गया। देखो भाई, किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबल होने के लिए बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया या नेगेटिव हो जाए, जो नेगेटिव होता नहीं, पर अगर 0 हो जाए तो बेटा बॉन्ड नहीं बनता। जैसे अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास आया, why helium He2 does not exist, does not exist। देखो बच्चे, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वाले कॉन्सेप्ट्स में, कि हीलियम बनाते समय 4 न्यू अट्रैक्शन और 5 न्यू रिपल्शन बनते हैं, रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा होती है। आज हम इस थ्योरी से भी एक्सप्लेन करते हैं कि He2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मुझे He2 बनाना है तो मैंने He का एटॉमिक ऑर्बिटल यहां लिखा और दूसरी He का एटॉमिक ऑर्बिटल यहां लिखा। अब He की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है, 1s2। यहां पे भी कितनी आएगी बेटे, यहां पे भी 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ज्वाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि 2 ज्वाइन कर रहे तो 2 बनने हैं भाई, एक सिग्मा 1s और दूसरा सिग्मा स्टार 1s। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं दोस्तों, हमारे पास 2 यहां से 2 यहां से 4 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। तो 1 2 3 4, सो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन ऑल। ठीक, अब हम इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो हीलियम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब नो बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय हीलियम। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारी बातें क्लियर हुई, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक सर
हाँ जी, सर उसमें डायमैग्नेटिक में डाउट था कि जो H2 नेगेटिव है उसमें पेयर्ड भी है अनपेयर्ड भी है, तो सर कैसे देखते अरे हैं? कोई, यार मैंने बोला कोई एक अनपेयर्ड भी दिखाई देगा तो वो पैरामैग्नेटिक है। पेयर्ड अनपेयर्ड तो अगर कहीं एक अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड है, ठीक। ये नहीं कि सारे, और हम तो बोल रहे हैं टोटल कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पे भी कोई भी एक भी अनपेयर्ड दिखाई दिया तो पैरामैग्नेटिक। अगर सारे पेयर्ड हुए तो डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर हो गया? यस सर। और कोई डाउट नहीं किसी को? हीलियम क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड ऑर्डर कैसे बनता है, कैसे निकालते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर बॉन्ड ऑर्डर एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे बेटा। देखो बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालते हैं बच्चे, तो हम निकालते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय। यहां बॉन्डिंग कितने हैं बेटे हमारे पास? 2, ठीक। एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड है। इसी तरह से यहां पे हमारे पास बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है बेटे? 1। एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, 1 बाय 2 0.5 हो गए। बोलो क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। ओके। अब देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर से और क्या चीजें मिलती है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड है ना। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है जितना ज्यादा होगा उतनी ही बेटा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसको एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए तोड़ने के लिए। और दूसरी बात, उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर बेटे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, यानी एक बॉन्ड से जुड़ी हुई चीज दूर होगी, 2 बॉन्ड से जुड़ी हुई पास हो जाएगी, 3 बॉन्ड से और पास हो जाएगी। तो मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ। तो ध्यान में क्या रखना है? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, यानी जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और उतनी बॉन्ड लेंथ कम। मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द बॉन्ड एनर्जी, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ, ठीक। यस, सो स्ट्रेंथ। अब पर एक बात समझते हैं आप बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो सकता है पर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती। बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो सकता है पर बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी बराबर नहीं होती। सर ये क्या अजीब बात बोल रहे हो, तो समझो बात। यहां मुझे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगाने को बोला है, बॉन्ड ऑर्डर, इसका ऑर्डर बोला है। तो ऑब्वियसली यहां 1 है, यहां 0.5 0.5, तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन H1 पॉजिटिव विच इज इक्वल टू H21 नेगेटिव। आप देख रहे हो बॉन्ड ऑर्डर H21 पॉजिटिव का और H21 नेगेटिव का सेम है, +1 इजंट इट? +1 क्लियर? वहीं पर अगर बेटे मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं, बॉन्ड एनर्जी, ये तो क्लियर है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी H2 की बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा है ही, यानी उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है ही। अब इसमें हालांकि बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर बराबर होने से बॉन्ड एनर्जी बराबर नहीं हुआ करती। अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो जो पॉजिटिव वाला होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, जो पॉजिटिव वाला होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आई बात? तो ऐसे केस में H21 पॉजिटिव विल बी मोर देन H21 नेगेटिव। क्यों भाई? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू मेक अ थिंग अनस्टेबल। जो एंटी बॉन्डिंग है वो चीजों को अनस्टेबल बनाते हैं, ठीक, बॉन्डिंग स्टेबल बनाते हैं। मोर ओवर पॉजिटिव चार्ज जहां पे ज्यादा होगा वो तो ऑब्वियस ही है, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया भाई? अरे समझ में आया?
हाँ जी, अब आ जाओ यहाँ पे बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली, बॉन्ड लेंथ कैसे देखेंगे, बिल्कुल बॉन्ड एनर्जी से उल्टा। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी से उल्टा, H21 नेगेटिव इज ग्रेटर देन H21 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन H2, क्योंकि भैया बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ छोटी। तो देखो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बराबर में हमने कहीं बराबर का साइन नहीं लगाया, बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो सकता है, ठीक। तो बेटा अगर बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है ऑब्वियसली उसकी एनर्जी ज्यादा है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है तो पॉजिटिव वाले की एनर्जी ज्यादा होती, नेगेटिव वाले की कम होती, क्योंकि पॉजिटिव वाले का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है जी। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी से उल्टा लगाना है। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो, ताकि आगे चले अपन, बहुत लंबा काम है ये। ओके, अभी हमने छुटके से डायग्राम बनाए, हाइड्रोजन का बना दिया, ठीक है जी। इसी तरह से H21 पॉजिटिव का बना दिया, H21 नेगेटिव का बना दिया, थोड़ा बड़ा भी बना ले तो क्या फर्क पड़ेगा हमें, है ना। तो मैं तुम्हें सबसे पहले ऑक्सीजन का बनाना सिखाऊंगा, O2 का, ध्यान से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले बोलो ये मिटा दूं सारा, मिटा दो ना, यस नो बोल दिया करो। सर जी सर जैसे बॉन्ड एनर्जी में आपने कहा था जिसका पॉजिटिव है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी, लेकिन अगर चार्ज हो ही ना किसी पर। यार मेरे भाई एक बात बता यार अनीश, हम जब सोचते हैं बेटा तो कुछ सोचते हैं ना, बिना सोचे कैसे हो जाती। अगर हमारे पास H2 है उस पे चार्ज नहीं, तो कोई और स्पीशीज भी ऐसी हो सकती है H2 में जिस पे चार्ज ना हो? टेल मी। नो सर। H2 अगर एक है, H2 पॉजिटिव है, H2 नेगेटिव है, तो क्या H2 में कोई और वाली स्पीशीज भी उसकी जिसमें चार्ज ना हो? यार अलग अलग में कंपेयर थोड़ी होता है, H2 B2 में थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं अपन, हम H2 की स्पीशीज में कंपेयर कर रहे हैं ना यार, ठीक है ना। ऑब्वियसली अभी बहुत सारी चीजें समझनी बाकी हैं, ठीक, क्योंकि अभी तुमने पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, पर इसमें यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि H2 एक न्यूट्रल और है, H2 दूसरा न्यूट्रल कोई और है? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना पॉसिबल, तीन ही चीजें हो सकती है यहाँ पर, या H2 पॉजिटिव हो सकता है या H2 नेगेटिव हो सकता है, पर H2 पॉजिटिव एक ही रहेगा ना, तो फिर उसमें कंपैरिजन की बात कहां से आती, ठीक। आगे चलते हैं, अब मैं तुम्हें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। ध्यान देना है, समझना है, थोड़ा सा इधर लिखने पे जोर कम, समझने पे जोर ज्यादा देना है। चलो अब मैं तुम्हें बना के बता रहा हूं बेटा, O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब O2 के लिए मुझे O को जानना होगा, O की Z के बारे में बोल रहे हैं तो इसका Z 8 होता है, Z अगर 8 होगा तो 1s2 2s2 2p4 होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास रहेगी, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने यहां से शुरू करना है, इधर मैंने ऑक्सीजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना है,
और इधर दूसरी ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे। ऊपर को जाके एनर्जी बढ़ रही है, सबसे पहला कौन सा होगा? ये 1s। उसके बाद कौन सा होगा भाई? 2s। उसके बाद कौन सा होगा? 2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितने हैं? 2। इसमें 1 2 3 4। सिमिलरली यहां पे भी सेम एनर्जीज रहेंगी, बिल्कुल आमने सामने बनाइएगा क्योंकि एनर्जी सेम है। 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 ऑक्सीजन है, एक ये एक दूसरे के पास आए और आपस में जुड़े। देखो बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोलती थी ना, ये सारे के सारे आपस में जुड़ेंगे। इधर ध्यान दे देंगे प्लीज। अब जब ये जुड़ा आपस में तो 1s का एक बन गया सिग्मा 1s, और दूसरा क्या बनाएंगे बेटा? सिग्मा स्टार 1s। मैंने बोला था एक कोशिश करनी है, जितनी एनर्जी यहां से नीचे बताओगे उतनी ऊपर बताना है। यहां पे अगेन से जब 2s आपस में जुड़ा तो एक बना सिग्मा 2s, दूसरा है यहां सिग्मा स्टार 2s। ठीक है जी, क्लियर? अब थोड़ा यहां ध्यान देना, इसमें 3 ऑर्बिटल जुड़ने हैं बेटा। अगर 3 ऑर्बिटल जुड़ेंगे सिग्मा तो एक ही बनाएगा, सिग्मा के ऊपर दूसरा तो सिग्मा बनता ही नहीं है, याद होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब एक सिग्मा बनेगा, बाकी 2 ऑर्बिटल आपस में पाई बनाएंगे। 2 सिग्मा, एक सिग्मा और 2 पाई ओवरलैप होंगे। अब सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, पाई वीक होता है उसकी एनर्जी रिलीज कम होगी। तो यहां पे अपने पास क्या हुआ कि एक तो ये नीचे आया यूं, ये बन गया सिग्मा 2pz। देखो बेटा, जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड पी में से बनाएगा ना वो जेड ही बनाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस इज एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री और पहला ओवरलैप एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री पे ये होना है। तो सिग्मा 2pz और बाकी 2 बचे तो उन्होंने बनाना पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की एनर्जी थोड़ी कम रिलीज होगी क्योंकि थोड़ा लेस स्टेबल है। ये बन गया पाई 2px और ये बन गया पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py। और इसी तरह से ऊपर जाएंगे। देखो बेटे, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होती है उतनी रिपल्शन ज्यादा होती है। मतलब अगर पाई की एनर्जी कम डिक्रीज कम हुई तो इंक्रीज भी कम होगी। तो यहां पाई स्टार 2px और यहां पाई स्टार 2py।
सिग्मा की एनर्जी डिक्रीज ज्यादा हुई थी तो सिग्मा स्टार की इंक्रीज भी ज्यादा होगी। लो जी, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो मेन बात ये तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आता ही था, ये पहले की तरह ही था, ये भी पहले की तरह ही था, ये 1s के बीच के 2s के 2p का ध्यान दो। 2p में 3 ऑर्बिटल जुड़ने थे, px py pz। pz ने बनाया सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा 2pz नीचे क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और पाई 2px ऊपर पाई 2py ऊपर, पर इन दोनों की एनर्जी बराबर है। अगर पाई की डिक्रीज कम हुई तो इंक्रीज भी कम होगी, सिग्मा की डिक्रीज ज्यादा हुई तो इंक्रीज भी ज्यादा होगी, इसलिए सिग्मा बॉन्डिंग नीचे है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर होगा। बोलो पहले ये क्लियर हुआ कैसे बनाया मैंने ये? कोई डाउट है तो क्विकली पूछ लो। सर 2p का एक बार दोबारा समझा दो। देखो बेटे, ये एक पी है और से ये दूसरा पी है, ठीक है। अब ये ज्वाइन किए तो मैंने कहा भाई जब ये ज्वाइन करेंगे तो होगा ऐसा, ये बनेगा सिग्मा 2pz, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा 3 में से, और 2 पाई ओवरलैप होंगे, ये 2 पाई ओवरलैप है, पाई 2px और पाई 2py, ठीक है जी। अब दूसरी बात मैंने ये कही है कि बेसिकली अगर इसकी एनर्जी डिक्रीज ज्यादा हुई है तो एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज भी ज्यादा होगी, इसकी डिक्रीज कम हुई है तो एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज भी कम होगी, क्योंकि जितनी अट्रैक्टिव उतनी रिपल्सिव। तो यहां ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ठीक है जी, और ऑब्वियसली ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक। 2 बातें समझने को थी सिर्फ यहां पर, एक तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा z एक्सिस के अराउंड बनता है, ये समझनी जरूरी थी। दूसरा, पाई 2px और y की एनर्जी बराबर होती है, जितना ये नीचे आया उतना ही ये ऊपर गया, जितना ये नीचे आया उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ऊपर गया। बोलो अभी समझ में आया भाई पी का? यस सर। अब चलिए, ये तो मैंने समझाने की कोशिश की थी तुम्हें, ठीक। अब क्या है, अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं भाई? 8 एक ऑक्सीजन के, 8 दूसरी ऑक्सीजन के, 8 और 8 कितने हो गए? 16, 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन हमने भरने, तो 16 इलेक्ट्रॉन शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान देना, 11 12 13 14, सिंगली फिल करना पहले, 15 16। रूल तो वही लगने हैं, वो प्रिंसिपल वाले। यहां शुरू किए 16 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब O2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, O2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। यहां नीचे क्या था? सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। उसके बाद सिग्मा स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। ऊपर सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। सिग्मा स्टार में कितने थे?
2, उसके बाद सिग्मा 2pz में कितने 2, उसके बाद पाई 2px में कितने मेरे दोस्तों 2, और इधर ध्यान देना पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है कि नहीं, तो बराबर का यहां साइन लगाना है। ठीक, अब ऊपर चले जाओ, पाई स्टार 2px में 1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py में 1। तो कॉन्फ़िगरेशन यहां से शुरू की, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, पाई 2px में 1, पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2py में 1। ये ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देखो क्या इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कहीं पर भी, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सर्टेनली इज पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन सर्टेनली इज पैरामैग्नेटिक। दूसरी बात, से इट्स बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 2 + 2 2 2 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस 2 2 4 और 2 6, 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 2। Therefore oxygen bears 2 bonds. Therefore oxygen bears 2 bonds. So are you clear about this? पैरामैग्नेटिक कैसे हुआ, 2 बॉन्ड इसमें कैसे हुए, और कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई। अब एक खास बात जो पूरा ध्यान से सुनना है, मैंने तुम्हें कहा था कि जितना ये ऊपर लिखना है उतना ये नीचे लिखना है, ऐसा कहा था ना मैंने कि जितना ऊपर बनाओगे उतना नीचे, पर अब ऐसा नहीं होता। क्या होता है, यहां पे जितना नीचे आना चाहिए था वो उतना नहीं आ पाया क्योंकि नीचे वाले की रिपल्शन होगी, तो यहां से यहां थोड़ा छोटा होगा और यहां से यहां एनर्जी डिफरेंस बड़ा होगा। अगर मैं इसको E1 बोल दूं, इसको E2 बोल दूं, तो यहाँ पे E1 शुड बी ग्रेटर देन E2 होना चाहिए। क्यों, नीचे वाले ऑर्बिटल इसको रिपेल करेंगे, पूरी तरह नीचे नहीं आने देंगे, ऊपर तो कोई रिपल्शन नहीं, तो ऊपर जाने दो। समझ में आ गई बात? क्लियर? देखो बेटे, मैंने आज तुम्हें सिर्फ ऑक्सीजन का बना के दिया, बेफजूल के हाथ पैर मारना नहीं, ठीक, क्योंकि अभी बहुत कुछ सिखाना इसमें बाकी है और इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक। एनी हाउ, तुमने मेरे को एक काम करके भेजना, होमवर्क, ये कल शाम तक मेरे को सबमिट हो जाना चाहिए। परसों की क्लास में मैं उन बच्चों को एंटर नहीं होने दूंगा जिसका नहीं हुआ। मुझे तुमने O2 F2 का, O21 पॉजिटिव का, O21 नेगेटिव का, ठीक, ये कोशिश करनी है, बना के दिखाना है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा, ठीक। आपने ये 3 बनाने हैं, F2 O21 पॉजिटिव O21 नेगेटिव, ठीक बेटे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे अपन इस थ्योरी को, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं परसों। सर एक बार ये 2p का बॉन्ड ऑर्डर दोबारा बता दोगे? यार बेटा कोई नई चीज नहीं है पुत्र, अरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन, रट्टा क्यों मारना यार, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन और एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर डिवाइड बाय 2, क्या बताऊं मेरे, है ना, रट्टा नहीं मारना है यार आपको। ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 में से माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4,
बस 1 2 3 4 5 6 6 माइनस किए। अरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन, उसमें से एंटी बॉन्डिंग माइनस कर, डिवाइडेड बाय 2। इसमें क्या? अब देखो बेटे, एक बात और समझते हैं, चलो अगली बार समझाएंगे आप, ठीक? इतना करें, पहले ये समझ लें और ये 3 बना के दिखाएं मेरे को, F2O21 पॉजिटिव, O21 नेगेटिव। मेरे बच्चों समझ में आ गया तुम्हें आज सारा कुछ कि नहीं? क्विकली बोलो यस और नो। चलो नेक्स्ट, लास्ट में। थैंक यू सर।